तो हम लोगों ने चैप्टर जो स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड, कल मैंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस बताए थे। इसके बाद मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेम रखने की जरूरत पड़ती है। उसके क्या रूल्स होते हैं वो मैंने बताए थे। और हम लोगों ने टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक्स तीनों में डिफरेंसेस समझ लिया था। ठीक है, तो एक बार आप लोग वहाँ तक रिवाइज कर लो, फिर हम लोग इसके अगले का आज कंटिन्यू करेंगे। हालांकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, मैं रिवीजन करवा दूंगा। आज नए बच्चे कौन कौन आया? अच्छा ठीक है, चलो। तो आप लोग बेटा सब लोग एनसीईआरटी लेके आए हो? एनसीईआरटी है? आप लोग एनसीईआरटी निकालो, एक बार रिवाइज करो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको एक बार देखो। हालांकि मैं जो नए बच्चे आ रहा हूँ उनके लिए रिवाइज करवा दूंगा फिर से। ठीक है, तो अभी तो आप लोग रिवाइज करो 2 मिनट और सभी बच्चे 2 बजे तक आ जाए करो। ठीक है, 1:50 तक। जो बच्चे अगर स्कूल से आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लेकिन जो बच्चे घर से आते हैं तो वो 2 बजे तक आ जाए करो। ठीक है, 2-4 मिनट का कुछ नहीं, लेकिन 2 बजे तक आप लोग 1:55 तक यहाँ रह करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करनी पड़ती है क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड। मैंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस बता दिए थे। मैंने बताया था बेटा कि जो लिविंग होते हैं उनमें क्या कैरेक्टर होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने कहा था बेटा अगर किसी में ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसा होगा, लिविंग होगा। अगर किसी में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, उसको लिविंग बोल देंगे। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म देख के हम लिविंग बोल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था साथ में कैरेक्टर होते हैं। अगर हम डिफाइनिंग फीचर की बात करेंगे तो क्या क्या होंगे, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सब बच्चों को पता है? ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था बेटा कि आपको पता है एक टर्म आती है बायोडायवर्सिटी। क्या आता है? मैंने कहा था बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। धरती पे कितने टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। और मैंने कहा था यहाँ पे 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीशीज धरती में प्रेजेंट है। और इतने स्पीशीज है कि हम लोग सोचो काउंट भी, मतलब काउंट करने में प्रॉब्लम, मतलब इतना ज़्यादा स्पीशीज है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। अभी तो कई ऐसी स्पीशीज डिस्कवर्ड भी नहीं हुई हैं। और मैंने कहा था कि 1500 से ज़्यादा हर साल न्यू स्पीशीज क्या हो जाते हैं, डिस्कवर हो जाते हैं। ठीक है, और एक साइंटिस्ट है उनका ऐसा मानना है, कई साइंटिस्टों का, कि यहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज है। अब इतने स्पीशीज है, उनको पढ़ना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा था बेटा हम लोग फर्स्ट यूनिट में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ही करते हैं। तो हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर। क्या करते हैं? मैंने कहा था किसी भी स्पीशीज के 2 टाइप के नाम हो सकते हैं, एक होता है लोकल नेम और एक होता है साइंटिफिक नेम। मैंने कहा था लोकल नेम से क्या हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बेटा वो एरिया टू एरिया क्या रहते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब हमें हर एक स्पीशीज का क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम रखना पड़ेगा। और साइंटिफिक नेम रखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं साइंटिफिक नेम अपनी इच्छा से रख सकते हैं। तो मैंने कहा था जैसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ICBN और ICZN, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल करना होता है। अगर प्लांट का हम साइंटिफिक नेम रख रहे हैं तो उसका क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि रूल्स की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं किस पद्धति को फॉलो करते हैं, किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसके फादर कौन है, कैरोलस लीनियस। बताया था मैंने। बाइनोमियल का मतलब होता है एक नाम होता है जीनस नेम और दूसरा होता है स्पीशीज नेम। जैसे मान लो ह्यूमंस का नाम है होमो सैपियंस, तो होमो क्या है, जीनस नेम, और सैपियंस क्या है, स्पीशीज नेम। समझ गए? ऐसे आम का अगर मैंजीफेरा इंडिका है तो मैंजीफेरा क्या है, जीनस नेम, और इंडिका क्या है। मैंने कहा था जो हम नाम रखते हैं उस वो लैंग्वेज कौन सी होती है, लैटिन लैंग्वेज। कौन सी होती है, जो एक डेड लैंग्वेज होती है। इसके बाद जो हम लिखते हैं रिटन किस में करते हैं, इटैलिक्स। आपको ध्यान रखना है किस में करते हैं, इटैलिक्स में करते हैं।
इसके बाद मैंने कहा था जीनस का फर्स्ट लेटर कैसा होता है, कैपिटल, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल। कल मैंने आपको बताया था ये बात। इसके बाद मैंने कहा था दोनों को हम लोग अंडरलाइन करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जीनस को अलग और स्पीशीज को अलग। और इसके बाद मैंने कहा था अगर हो सके तो हम जिसने डिस्कवर किया उसका नाम हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये रूल्स थे क्या, साइंटिफिक नेम रखने के। अब हमारा इसके बाद जो टॉपिक आया था वो ये आया था कि हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है? तो कल बेटा हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, एक बार मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको। मैंने हम लोगों को ये बताया था बेटा, मैंने कहा था हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। अब सब लोग एनसीईआरटी लेके आ रहे हो, एनसीईआरटी लेके आओ और आप लोग एनसीईआरटी पे ही जो भी मैं लिखवाता हूँ उसको या जो भी आपको लिखना होता है अलग से वो आप लोग करते रहा करो। अगर हो सके तो आप लोग चाहो तो एक कॉपी भी बना दो, सही है, बायोलॉजी की अच्छी कॉपी बना लो। वो कॉपी इसलिए बनाना जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, या कभी आपने कोई क्वेश्चन किया आपको कोई अच्छी बात लगी, आपको लगा कि तो लिखनी चाहिए, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग वो नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि बहुत मैं चेक नहीं करूंगा, उस पर गुड नहीं दूंगा आपको, खाली आपको एक अपनी सहूलियत के लिए बनानी है, ठीक है, जिससे कभी लगे कि हाँ एक बायोलॉजी कॉपी भी हम लोग बना रहे हैं। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है बिल्कुल कर दें, और अभी से आप लोग ये सब काम करते हुए चलो, क्योंकि बेटा नीट जब हम 2-3 महीने पढ़ते हुए जाते हैं, हमारे नीट 4-5 महीने जाते हैं, तो हम तो अगले बढ़ते रहते हैं, लेकिन आप पीछे पीछे क्या करते रहते हो, हल्के हल्के बोलने लगते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो कि आप लोग, मतलब मैं हालांकि रिवीजन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका साथ साथ में रिवीजन भी चलता रहे, और लेकिन आप लोग पहली बात तो क्वेश्चन लगाना मत भूलना, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ। और आप लोग मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि आप लोग कहीं के भी क्वेश्चन लगाना, ठीक है, बस खाली एनसीईआरटी को फॉलो करते हो। और दूसरा एनसीईआरटी को फॉलो का मतलब ये है क्योंकि आपको पता है नीट का पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी से आता है। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि लगातार आपको रिवीजन करना है। अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट हुआ है तो आप लोग इसीलिए मैं हल्के नहीं पढ़ा रहा हूँ आराम से, और हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, बस चीज़ों को समझते हुए। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर कि ठीक है याद हो रहा है कि वो मजा आ रहा है, लेकिन जब हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, तो आपको फिर बच्चे क्या करते हैं, पीछे हल्के हल्के भूलने लगते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आपको वो ध्यान रखना है, लगातार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो बच्चों हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एक टर्म आती है क्लासिफिकेशन। क्या था बेटा? क्लासिफिकेशन, जो हमें करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। दूसरा एक नाम आता है टैक्सोनॉमी। क्या था बेटा? आपसे पूछा जाएगा टैक्सोनॉमी क्या होता है। और एक होता है सिस्टेमैटिक्स। ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं कि सर इसका आंसर क्या क्या लगाएं, कहाँ पे लगाएं, सही है, क्योंकि तीनों में क्लासिफिकेशन होता है। भाई टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और हम लोग सिस्टेमैटिक्स में भी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। हाँ, मैंने कहा था हम लोगों से क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम सिंपल कोई ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, अगर हम उनको देख के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बाहर से देख लिया कि मैंने कह दिया लड़के एक तरफ हो जाए, लड़कियां एक तरफ हो जाए, तो मैंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन। ऐसे ही आप लोग बताओ, जैसे हमने, अब मैं ये कहने लगूँ आपसे बेटा कि लड़के तो हैं, लेकिन जो लड़के 12th पास कर चुके हैं, या जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग IIT की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो सब अलग अलग हो जाए। तो मैंने एक क्या दे दी, टर्म दे दी, या मैंने एक रैंक दे दी कि आप क्लास फर्स्ट में तो अलग हो जाओ, लड़के तो हो लेकिन अलग हो जाओ, क्लास फर्स्ट वाले। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यहाँ कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है, आप लोग, मैंने कल बताया था आपको, जैसे आप लोग किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जैसे आपका क्लासिफिकेशन है वो क्या है बताओ, जो किंगडम फाइलम में मैं रखूंगा, टैक्सोनॉमी क्या है। और सिस्टेमैटिक्स का मतलब होता है जब हम इवोल्यूशनरी ऑर्डर में उनको रखें, या कोई सीक्वेंस में रखें। किस में रखें बेटा? तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने कहा कि आप लोग बताओ, मैं हमेशा बोलूंगा तो मैं यही तो बोलता हूँ, पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। या मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मोनेरा, जैसे मैं किंगडम के नाम ले रहा हूँ, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। क्या मैं ऐसे बोलता हूँ कभी कि एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा? क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लगाता हूँ चीज़ों को। भाई जैसे आपने पहले, आप लोग स्कूल जाते थे तो आपने देखा होगा प्रार्थना होती थी ना, होती थी, तो क्या करते थे बच्चे, सबसे छोटा वाला अगले, फिर उसके बाद बड़ा, ऐसे लगते थे ना, ऐसे दिखते थे कि छोटा है अगले लग, है ना।
तो वो क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक का देखो, अब मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं। अगर कहीं पे मान लो लिखा है टैक्सोन, क्या लिखा है बच्चों, या लिखा है रैंक, या लिखा है कैटेगरी, क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो ऑप्शन में टैक्सोनॉमी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अगर कहीं लिखा है एवोल्यूशनरी ऑर्डर, एवोल्यूशनरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कौन पहले आया कौन बाद में आया धरती पे। यह होता है फाइलोजेनी, नाम सुना होगा आपने फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि आपके पूर्वज कौन थे, जैसे आपके बाबा, फिर पापा, फिर आप हुए, तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग, फाइलोजेनी को। ऐसा तो नहीं सकता ना कि पहले पापा फिर उसके बाद बाबा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हम लोग फाइलोजेनी को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका, सिस्टमैटिक। और अगर ये दोनों नाम नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। एक बात और है, अगर आप लोगों को लगता हो कि सर साइंटिफिक नेम हमको याद नहीं होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना जितने नाम एनसीईआरटी में लिखे खाली, जैसे वो टेबल है, टेबल आप लास्ट में देखना टेबल बनी है जिसमें 4 नाम दिए हुए हैं, एक तो गेहूं का, एक ह्यूमन का, एक मक्खी का, मस्काडोमेस्ट का, एक आम का। ये 4 के नाम आप लोग याद कर लेना बस खाली, और अगर क्वेश्चन आया कभी तो उस टेबल से ही आएगा बस, और कहीं से। वो भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे आपको याद करना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग पहले ये बताओ, ये तीनों चीजें समझ गए, ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। अब कल मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी की बात करें, तो मैंने कहा था सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट कैटेगरी क्या लेते हैं बच्चों, किंगडम। उसके बाद अगर एनिमल है तो फाइलम, और अगर वो है प्लांट, वो प्लांट है तो क्या लेते हैं, डिवीजन। इसके बाद क्या होगा, क्लास। इसके बाद ये सीक्वेंस में आप कर लो, इसके बाद फैमिली, उसके बाद और उसके बाद स्पीशीज। ये सबको याद होगा, मुझे मेरे हिसाब से सबको याद होगा लगभग ये चीजें आपको सीक्वेंस में याद करनी है। ये कैसी मैंने कल बताया था आपको कैसे, जैसे मान लो आपका किंगडम क्या है बताओ, एनिमलिया। आपका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। आपका क्लास क्या है, मैमल्स, यानी कि आप मैमेलिया हो, क्लास मैमेलिया। आपका ऑर्डर क्या है, आपका प्राइमेट्स हो। आप फैमिली क्या है, होमिनिडी। ऐसे जीनस क्या है, होमो, और आपका स्पीशीज क्या है, सर्पिया। तो मैंने कहा था ऐसे हर एक स्पीशीज का क्लासिफिकेशन है किया हुआ। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा था आप लोग अगर ऐसे देखो, जैसे आप लोग रह रहे हो, आप लोग बताओ, आप लोग सबसे पहले पूरा धरती है, उसमें आपके क्या हो गए, देश हो गए, जैसे आपका भारत देश है। उसके बाद राज्य हो गए, जिला हो गए, तहसील हो गया, ब्लॉक हो गया, इसके बाद गांव हो गए, और फिर क्या आता है, घर आता है। आप लोग मुझे बेटा ये बताओ, ये है हाईएस्ट कैटेगरी, कौन सी है, हाईएस्ट कैटेगरी है, और ये कौन सी है, मैंने कल आपसे ये पूछा था, ध्यान सुनना। अच्छा एक बात बताओ, जब ग्रुप ऑफ या रिलेटेड स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगे, जीनस। जीनस मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली। फैमिली मिलके ऑर्डर मिलके, और क्लास मिलके, और फाइलम मिलके किंगडम। जैसे आप लोग बताओ, हम लोग फाइलम पढ़ते हैं पॉलीफेरा टू कॉर्डेटा, तो सारे फाइलम मिलके क्या बनाते हैं, किंगडम। जैसे राज्य मिलके क्या बनाते हैं, देश। सही है। ऐसे ही आप लोग मुझे ये बताओ खाली बस, मैंने कल भी आपसे पूछा था, मैंने कहा था अगर हम लो टू हाई जाएं, क्या जाएं, अगर मैं लो टू हाई जा रहा हूं तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि लोगों का नंबर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये घर में सबसे कम लोग रहते हैं और पूरे दुनिया में क्या होंगे, ज्यादा लोग रहेंगे। इसका मतलब अब एक बार बताओ मुझे, जब मैं लो टू हाई जा रहा हूं तो बताओ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बढ़ेंगे या कम होंगे, बताओ, कम होंगे, डिक्रीज होंगे। क्योंकि बेटा आपको पता है किंगडम में तो 5 किंगडम आते हैं, लेकिन स्पीशीज में एक सेम स्पीशीज आता है। समझ गए बात। तो हम लोग यही आज डिटेल में पढ़ेंगे सब चीजें। तो कल मैंने हालांकि 2 दिन से मैं यही समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए कि नए नए बच्चे आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आप लोग एक बात ध्यान रखना बेटा, सभी लोग 2 बजे तक आया जाया करो, ठीक है, लेट मत हुआ करो। अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि 2 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी डेली, 2 बजे से 3:30 बजे तक, 3:30 से 5। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो भाई, 10 मिनट पहले चल दिया करो घर से, ठीक है। चलो तो एनसीईआरटी निकालो सब लोग। और बेटा सबके पास एनसीईआरटी है, कितने बच्चों के पास नहीं है, कक्षा 11 वाली एनसीईआरटी नहीं है आप लोगों के पास है,
ऐसा तो लाइन पढ़ने दो बेटा। है लाइन और किसके पास ऐसा तो नहीं किसी की सीट पे बिल्कुल ना हो एक भी किताब? एक है, ठीक है। तुम्हारी सीट पे है? पीछे नहीं है तो है, कहाँ है? आप लोग बेटा ऐसा करो, एक फोन है, फोन उसमें एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो। अगर नहीं है इसके पास, फोन है सबके पास, फोन में एनसीईआरटी कर लो, डाउनलोड कर लो और इधर देखो, क्योंकि आप लोग वरना ऐसे बैठे हो खाली बस। तो हम लोगों ने कल कहां तक पढ़ा था बताओ? देखो ये रूल्स हैं आपके लिखे हुए, सही है, साइंटिफिक रूल है ये। और इसके बाद हमने कहां तक पढ़ लिया था बेटा? ये पढ़ लिया था क्या? नहीं पढ़ा था? अच्छा यहाँ तक पढ़ लिया था, मतलब ये यहाँ तक पढ़ लिया था ना। चलो ये बेटा देखो आपके रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। मैं एंटर करवा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग इम्पोर्टेंट लगा दो क्योंकि ये रूल्स में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे स्टार बनाओ, यहाँ ये चारों रूल इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद पता होने चाहिए। ये रूल्स हैं साइंटिफिक नेम रखने के। तो देखो पहला क्या रूल है, कह रहा है बायोलॉजिकल नेम्स आप जनरली किसमें होते हैं? लैटिन लैंग्वेज में, एंड लिखे किसमें होते हैं बेटा? ये बताया था हमने भी आपको। दूसरा रूल देखो, कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस नेम को। और सेकंड किसको करता है? स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को। तीसरा देखो, कह रहा है दोनों वर्ड को हम लिखते हैं तो कह रहा है आर सेपरेटली क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। और अगले देखो, अब आपको देखो किताब कितना आसान लग रही है, अगर मैंने समझा दिया तो आपको किताब बड़ा आसान लगेगी, ठीक है। आप लोग खाली बस एक अंडरलाइन करते रहो, इससे कोई पॉइंट छूटे ना आपका। अगले कह रहा है बेटा फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद, मैंने क्या बताया था? कैपिटल लेटर। और कह रहा है स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? ये क्वेश्चन अभी आपके इसी साल नीट में आया था। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बताओ, तब भी बच्चे कहते हैं सर नहीं हुआ। सही है, ये क्वेश्चन नीट में आया सर। एक कार्ड तो आ जाता है, ऐसा तो नहीं है? एक कार्ड नहीं, सारी सरल थे। आप लोग बताओ अगर आप सरल नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जब आपको साफ साफ बताया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा फिर आपको क्यों कठिन लगता है? इतना तो पढ़ सकते हो भाई। आपके साइंटिस्टों ने क्या क्या लिख लिया, क्या बना दिया, आप लोगों को पढ़ नहीं मिल रहा है, बताओ कितनी उसकी बात है। एक मेंडल देखो, मेंडल जिन्हें ये तक नहीं पता क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, उन्हें पूरी जेनेटिक्स लिख दी। और बच्चों को जेनेटिक्स लगता है पता नहीं क्या है, पढ़ने में दिक्कत होती है। अपना थोड़ा आईक्यू लेवल बढ़ाओ और थोड़ा सा आईक्यू लेवल बढ़ाओ, कोई बादाम बादाम खा लिया करो, क्या नहीं खाएंगे कहीं हम निकल जाएंगे। चलो देखो अब अगली बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की, ठीक है। वहां पे देखा है एक के फादर कहते हैं भाई इसको बच्चे को बादाम खिलाओ, इसको याददाश्त सही हो जाएगी। अब वो बादाम खा के पता नहीं क्या क्या याद करने लगता है, वो बेचारा और दुखी हो जाता है क्योंकि उसको और भी याद लगता है, ठीक है। चलो ये आगे देखते हैं। कह रहा है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, लिखा है मैंने, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एंड एब्रिविएटेड फ्रॉम मेंजिफेरा। और ये दिन लिखा है, इसका मतलब क्या है? लीनियस। मैंने कहा था अगर चाहो तो उसका भी नाम ले सकते हो, इसने डिस्कवर किया। कह रहा है इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। लिखा है सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? किसी बच्चे को इनको अगर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अभी? थोड़ा बहुत तो होगी, देखो पहले चैप्टर है, अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश में आए तो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार कि मैं हर एक लाइन का मतलब आपको बताऊंगा। और आप लोग पेंसिल या पेन लेके बैठो, जो छोटे बच्चे हैं, अगर आपको जहां भी कुछ लगे कि हिंदी लिखनी तुरंत लिख लो उसकी हिंदी। दूसरा मैंने कहा था कि आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हो कि सर इसकी हिंदी द्वारा बता दो। तीसरा मैंने कहा था 2 किताब खरीद लो, एक हिंदी वाली और एक, बस आपको डिफरेंस पता लग जाएगा इंग्लिश में पढ़ते हो मजा आ रहा है या फिर हिंदी में। आप लोग बताओ आपको कोई ग्रामर तो ना बनानी है यहाँ पे कि आईएनजी मैंने लगाया नहीं लगाया, ये एज लगाऊं या आर लगाऊं। भाई मुझे सब लिखा हुआ आएगा, मुझे तो खाली मतलब पता होना चाहिए उसी का क्या है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये आपके लिए ऐसे समझ लो इतना अच्छा चीज कर दिया है नीट वालों ने कि आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी से आएगा। जब हम उस टाइम पढ़े थे, शायद 16 की बात है, तो उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था कहाँ से आएगा। पूरी बायोलॉजी पढ़ते थे, इतनी मोटी 2 किताबें थी, एक जियोलॉजी और एक
बॉटनी आपने देखी भी होगी शायद, और जो बच्चों ने पहले 12th किया होगा उनको पता होगा ये बात। पहले इतना नहीं आता था ये एनसीईआरटी छुटकी थी। ये मैं सही बता रहा हूँ, मैं जब मैं बाद में मुझे पता लगा था ये हो गया है। ये एनसीईआरटी अगर तुमको एक बार पढ़ लोगे उसके बाद ये एनसीईआरटी को 2 रातों में पूरी कवर कर दोगे। रिवीजन एक इतनी छोटी किताब है, सोचो तो पहले कितने से पेज है, रट लो से बैठ के। लेकिन आप लोग उस टाइप का एक पहले पढ़ो उसको बैठ के। अभी आप लोग इस पहली बार पढ़ रहे हो लाइन टू लाइन, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको मुश्किल से 5 बातें ऐसी होंगी पूरे चैप्टर में जो आपको लगेंगी सब द्वारा बता दो, वरना आपको सब याद होगा, क्योंकि मैं इतनी हल्के से आपको समझा रहा हूँ सब चीजें, ठीक है। लेकिन आप ध्यान सुनो मेरी बात को बस। अगली देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोग बताओ अगर इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको पढ़ना क्या पॉसिबल है? किसके? विदाउट क्लासिफिकेशन के पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज, हमें उनको क्या करना है? क्लासिफाई करना है, यानी कि उनका वर्गीकरण करना है। और हम लोग मैंने कहा था फर्स्ट यूनिट में क्या करते हैं? वर्गीकरण ही करते हैं। कह रहा है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenience categories based on the some easily observable। इस लाइन को ड्राइंग करो यहाँ से। वो पूछेगा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो हम बताओगे some easily observable मतलब होता है जो हमें दिखते हैं, वो वाले कैरेक्टर देख के अगर हम किसी को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। जैसे मुझे यहाँ से दिख रहा है ना कि लड़का बैठा है, मुझे दिख रहा है ना वो लड़की बैठी है, तुम्हारे से निकल रहा हूँ, तो आप लोग बताओ मैं देख के अगर मैं ग्रुप में डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखो कह रहा है फॉर एग्जांपल कह रहा है वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग और कैट और इंसेक्ट। आप लोग बताओ, आप लोग पहचान लोगे ना कि कोई डॉग है कोई कैट है, देख के पहचान लोगे? ऐसे ही पहचान लोगे ये प्लांट है या फिर ये एनिमल है। तो मैं क्या करता हूँ? वो क्लासिफिकेशन क्या करता हूँ बेटा? कह रहा है द मूवमेंट वी यूज एनी ऑफ दीस टर्म वी एसोसिएट certain characters within the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? आप लोग बताओ अगर आप डॉग के बारे में सोचते तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है? अबे सबने देखा है, मैं क्यों उसकी बात सुनना कर रहा हूँ, ए हाइड्रा की जो आपने नहीं देखा है, डॉग दिखाऊं क्या बाहर होगा? तो आपने आपके क्या इमेज आती है भाई? आपको लगता है उसके 2 कान होते हैं, 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होता है ना, इतना बड़ा होता है, पता है आपको? तो इसका मतलब आपने वो ऑब्जर्व किया हुआ है, तो हम वो क्या कर देंगे? क्लासिफिकेशन कर देंगे। ऐसी कैट अगर मैं कहूँ तो आपके माइंड में नहीं आएगा? आ जाएगा ना? क्या आएगा? मिली आ जाएगी? चलो ठीक है आ जाएगी। अगले देखो कह रहे नाउ वी वर टू थिंक ऑफ, कह रहे एसोसिएशन वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वर टू से mammals, you would of course think of animal with external ears and body here। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बेटा कि अगर हम किसी भी एनिमल्स का नाम लेते हैं और वो आपने देखा होता है तो इसका मतलब उसका इमेज हमारे कहाँ आता है? माइंड में आ जाता है। एक बात मैं और बताता हूँ बच्चों को, आप लोग बायोलॉजी देखो, ये फिजिक्स नहीं है कि पिंड इधर से आया उधर से आया, ठीक है? या मैं तो भाई ऐसे मानूंगा कि मुझे फिजिक्स बहुत कर सकती थी। और मैं आपको बताऊँ कि भाई लिफ्ट जा रही है तो उसका वेट कम हो रहा है बढ़ हो रहा है, ये नहीं है, ये बायोलॉजी है। और बायोलॉजी एक लिविंग मतलब एक मैं बोल सकता हूँ आप उसको महसूस कर सकते हो। जो भी चीज आपको कठिन लगा करे पहले आप उसके बारे में सोचा करो कि हम लोग यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं उसको। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। देखो आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लो एक बात सोचो बेटा, जैसे मैं आपसे कह दूं अभी कि एक मूवी है, मैं आपने कभी नहीं देखी है, और मैं कह दूं कि एक हीरो है उसमें वो पागल हो जाता है, तो आपको रटना पड़ेगा कि एक मूवी है उसमें वो नाम अजय देवगन, मान लो मैंने अजय देवगन नाम ले लिया, ठीक है? समझ गए कौन सी मूवी है, समझ देखी होगी। अब सुनो आप लोगों को पागल पागल, अब आप लोग याद करो, रटोगे ना बैठ के। अब हम क्या करें, उसकी एक स्टोरी सुनाएं एक एक करके, इस टाइप करके। तो आपने अगर एक बार देखी होगी, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप 15 साल तक उसको भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको महसूस किया है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वो पागल क्यों हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, कैसे सही हुआ। समझ गए? आप लोग कोई मूवी देखते हो, आपने देखा होगा कि जब आप कोई थोड़ा सा निकल जाए, जैसे आपने पहले देखा था टीवी होती थी पहले, तो हम लोग 2, 4, 8, 16 से निकालते थे, अगले भगाते थे, और सॉन्ग के बाद मूवी निकल जाती थोड़ी सी, तो बच्चे क्या करते, पीछे करो, मूवी नहीं निकलनी चाहिए, जिससे आपके माइंड में फ्रेम बन जाता है पूरा कि पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है। ऐसा ही तो बस स्टडी है और कुछ नहीं है। ये एक मूवी ही है, हर चैप्टर का एक अलग पार्ट है,
बस डिफरेंस इतना है कि हम किस टाइप से उसको लेके चल रहे हैं। अगर आप इसको रटने के बेसिस से पढ़ोगे कि मैं रट लूँ ये चीज रट लूँ, कुछ नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको पता है हीरो का नाम करण है तो वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, करण है इस मूवी में। उसकी वो ट्रिक सुनना है कि काराना कैसे याद करवाएं आपको। ऐसी चैप्टर है, चैप्टर में क्या होता है जैसे आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये सोचा करो क्यों पढ़ रहे हैं इसको। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पढ़ाई के प्रति। हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। आप लोग ये सोचो हमें नॉलेज मिल रही है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कितनी नॉलेज मिलेगी सोचो। और अगर आप जिस दिन ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपका उस दिन ये पढ़ाई इसलिए नहीं करोगे मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे एमबीबीएस निकालना है, आप लोग इसलिए पढ़ोगे मेरी नॉलेज बढ़ जाएगा। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो बच्चा अगर नॉलेज के लिए पढ़ता है कि मेरी नॉलेज, देखो नॉलेज होती है नौकरी अपने आप होती है। आपने वो आमिर खान का डायलॉग सुना होगा ना, नौकरी के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागो, एक्सीलेंस। अगर वो होता है तो नौकरी अपने आप पीछे आती है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जिस दिन ये आज चस्का लग गया तो आप लोग फिर आप लोग सोचोगे कि मैं पढ़ाई से आप लोग टाइम देखो ही नहीं कभी। अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपने देखा टाइम अरे 2 बज गया, होता नहीं था कभी। और कोई बोरिंग चैप्टर पढ़ रहा है तो आपको लगता है अरे यार 10 अभी तक नहीं बजे, होता है ना आपके साथ। तो यही सब खेल है बस पढ़ाई का, और कुछ नहीं है, और कोई मोटिवेशन कुछ नहीं है, बस यही है। बस आप लोग पैशन बनाओ पढ़ाई के लिए कि मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है, कुछ अच्छा मुझे मिलेगा इस चैप्टर में, नया सीखने को मिलेगा बस। अगली देखो बेटा, कह रहे इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, जैसे आप गेहूं के बारे में बताओगे तो आपके माइंड में किसकी पिक्चर आ जाएगी, गेहूं तो सबने देखा होगा ना, देखा है सबने, ऐसा तो कोई नहीं कहने लगा नहीं देखा मैंने। हाँ पिछली बार कहा था। ये देखो कह रहा है बेटा कैट में, ये तो हमने पढ़ लिया। और कह रहा है बेटा यहाँ देखो, कह रहा है आर कन्वेंस कैटेगरीज वी यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीस कैटेगरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सा। और टेक्सा मैंने क्या बताया था, वही एक रैंक जो मैं कह रहा था किंगडम, फाइलम, क्लास, सही है। या फिर मैं एनिमल के बारे में, जैसे मैमल्स बोल रहा हूँ, या मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर हमें डॉग है तो मैमल्स है, तो वो सब क्या है, टेक्सा। अगले कह रहा है हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल, जैसे प्लांट्स आल्सो फॉर्म क्या बनाते हैं, टेक्सा। ऐसे कह रहा है बीट आल्सो अ टेक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स और आर टेक्सा। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल, देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। यानी कि हम इनका लेवल अलग पढ़ेंगे, कोई किंगडम, कोई फाइलम, कोई क्लास, कोई ऐसे। कह रहा है hence based on characterization all living organism can be classified into different taxa, this process of classification is called taxonomy। अंडरलाइन करो इसको। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनो। जब हम कह रहे हैं देखो, जब हम देखो बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन तो ले रहे हैं ना, कैरेक्टर तो ले रहे हैं, इसका मतलब क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कह रहा है all living organism can be classified into different taxa। जब हम डिफरेंट टेक्सा में उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। जैसे मैंने क्या बोला था आपको, जैसे एनिमलिया, मैमेलिया, प्राइमेटा, तो ये क्या है, डिफरेंट टेक्सा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, ठीक। अगले कह रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study। अगर हम ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं उसमें हम लोग इंटरनल कैरेक्टर भी लेते हैं और एक्सटर्नल भी लेते हैं। अच्छा इंटरनल का मतलब क्या होता है बेटा, अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके। जैसे इंटरनल कैरेक्टर आपको क्या लगता है, सब में सेम है क्या, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। आपने तो एनिमल जो देखे हैं वो देखे हैं, जैसे आप लोग बताओ जो आपके पास है क्या वो मक्खी के पास है, नहीं है ना, तो इंटरनल भी अलग अलग होता है और एक्सटर्नल भी। अच्छा ऐसा एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में भी ऐसा होता है। जैसे सबके पास, प्लांट के पास सब कुछ नहीं होता। जैसे आप लोग बताओ कुछ जो प्लांट ब्रायोफाइट है क्या उसके पास वेस्कुलर टिश्यू होगा, नहीं होगा। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे जाके, ठीक है, एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो कह रहा है हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टू टैक्सोनॉमी। यानी कि हम कैरेक्टर देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, पहचान करते हैं उनकी, और क्लासिफिकेशन करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर जो हमने नामकरण किया है, और उनको डिफरेंट टैक्सा में रख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब कुछ और नहीं है, वो भी एक टाइप का क्या है, क्लासिफिकेशन। समझ गए। अगले आते देखो बेटा,
कह रहे टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their organ use. In early days, human beings needed to find sources of their basic need for food, clothing and shelter. आप लोग बताओ, ये कोई नया नहीं है कि हम लोग आज हमें पढ़ने के लिए टैक्सोनॉमी करनी पड़ रही है। ये चीजें तो हम पहले से करते आ रहे हैं भाई, क्लासिफिकेशन तो पहले से करते हुए आ रहे हैं हम लोग कि हमारी क्या जरूरत की चीजें हैं, क्या क्या हमें। देखो आजकल क्या हो गया, मैं आपको बताऊं, अगर देखा जाए धरती पे कोई भी स्पीशीज सही, कोई भी स्पीशीज, हर एक स्पीशीज क्या है इंपॉर्टेंट, उसकी अलग एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे आप सोचो चूहा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या नहीं है बताओ? चूहा भी अपने आप में एक स्पीशीज है बेटा, आपको अधिकार नहीं है कि आप चूहे खत्म कर दो। आप मारते हो अलग बात है, गर्म नहीं करते, ठीक है। आपने एक न्यूज सुनी है, आपने एक न्यूज देखी होगी, एक लड़के ने चूहे को डोबो डोबो के मारा, डोबे को पानी में डोबा रहा था, निकाल देता, और उसने वीडियो बना दी एक ने, और एक ने वीडियो डाल दी इंटरनेट पे, तो उस पे केस हो गया था, क्योंकि हर स्पीशीज को धरती पे रहने का अधिकार है। आप लोग ये नहीं सोच सकते कि अपने हम फायदे के लिए सबको खत्म कर दें। और एक बात आपको बता दूं मैं, धरती पे हर एक स्पीशीज का आपके लिए फायदा है। ऐसा नहीं कह सकते आप लोग कि आपको जिस चूहे से डायरेक्टली फायदा नहीं है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उतना ही अच्छा फूड चेन बनता है। आपको पता होना चाहिए कि एक चूहा भी कहीं ना कहीं किसी फूड चेन में क्या होता होगा, इन्वॉल्व होता होगा। ये वही है, जैसे हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे सब चीजें, जैसे ये इकोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मान लो एक चूहा है, वो भी तो किसी के फूड में इन्वॉल्व होता होगा, अगर वो हट जाएगा तो इसका मतलब हो सकता है कोई फूड चेन ब्रेक डाउन हो जाए, और अगर वो ब्रेक डाउन हो गई तो और स्पीशीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे हर स्पीशीज का रोल है, और आपके लिए अगर डायरेक्टली फायदेमंद नहीं है तो वो कैसे है, इनडायरेक्टली। अगर यहाँ डाइवर्सिटी खत्म होना स्टार्ट हो गई तो एक दिन ध्यान रखना, एक दिन ह्यूमन भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। आप तो सोचते हो यार मैं क्यों पेड़ लगाऊं, अबे करो, पेड़ लगाना एक आपका कर्तव्य है। अगर आप तुम सोच रहे हो कि सर कोई बात नहीं 100 साल तक तो काम चल जाएगा, उसके बाद देख लेंगे जो होगा, है। मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले टाइम में इतना यहाँ पे पॉल्यूशन होने वाला है धरती पे कि हम लोग खुद ही अपने आप को खत्म कर लेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर आज आप लोग देखोगे ना अपने पॉल्यूशन का, तो आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। आप सरवाइव कर रहे हो, अच्छी बात है, समझ रहे हो? तो इसीलिए अगले देखते हैं बेटा। अब आता है सिस्टमैटिक, जो मैंने कहा था पहला क्या था टर्म, क्लासिफिकेशन, दूसरा और तीसरा सिस्टमैटिक। तो देखो बेटा यहाँ देखो, कह रहा है ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट, ये तो पढ़ लिया। कह रहा है एंड द डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। हम लोग ये नहीं सोचते हैं चलो। तो बेटा यहाँ पे आप लोग बताओ, ये देखो कह रहे हैं बट आल्सो द रिलेशनशिप, कह रहा है रिलेशनशिप अमंग देम। अगर आपको रिलेशनशिप देखना है किसके बीच, किसी दो स्पीशीज के बीच, कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक। अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है रिलेशनशिप, आप लोग ऑब्लिक करके यहाँ लिख लो फाइनल, तब भी वही बात है, क्या लिख लो, ये आप लोग अगर आपको ऐसा समझना है तो आप लोग यहाँ पे लिख लो इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि आप लोग समझ जाओ कि कहीं ना कहीं किन्हीं दो स्पीशीज के बीच क्या दिखा रहा है, वो रिलेशनशिप दिखा रहा है। उसको अगर हम लोग इस टाइप में अरेंजमेंट कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक, ठीक है। अगले देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है लीनियस यूज सिस्टम के बुक का नाम है ये, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट, लिखा भी तो अगले एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों ने अभी ये समझा, ध्यान सुनो, आप लोगों ने अभी ये समझा कि क्लासिफिकेशन
टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स, तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है, कुछ में आ जाए तो कर दोगे। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके बाद तुम्हारा ये जो तुम्हारा दूसरा था टेक्सोनोमी का मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा रखते हैं तो उसको टेक्सोनोमी बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन का मतलब जब कोई सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लेते हैं और ग्रुप में रखते हैं तो क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। हालांकि आप लोग बताओ सिस्टमैटिक्स में दोनों चीजें आएंगी, क्लासिफिकेशन भी और टेक्सोनोमी भी। अब सिस्टमैटिक में और उसके बाद अगर टैक्सोनॉमी में क्या आएगा, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में खाली क्लासिफिकेशन। समझ गए? चलो अब हम लोग बात करते हैं फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, जो मैंने आपको बताया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब देखो यहां पे देखो, आप लोग बताओ अगर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें तो आपको बताया, मैंने कहा था एक सीक्वेंस में याद रखना, किंगडम, फिर क्या आता है बता सब लोग, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर और फिर स्पीशीज। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। अगर आप लोएस्ट से स्टार्ट करोगे तो पहले स्पीशीज आएगा और हाईएस्ट पे क्या आता है, किंगडम। अच्छा, किंगडम से भी ऊपर होता है डोमेन, एक नाम सुना होगा आपने, लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप लोग इतना याद करो, किंगडम टू स्पीशीज। ठीक है, तो हम लोग एक करके इनको समझें, ये क्या होते हैं। हालांकि इससे इंपॉर्टेंट आपकी पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस टॉपिक में से आपको ये तो सीक्वेंस हो गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं एक बार आप लोग समझ लो थोड़ा सा। जैसे ये टेबल बनी हुई है आपकी, ये वाली, आप लोग देखो हर किसी एनिमल को हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में, आपको पता है ये बात। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या है, आप लोगों, ये क्या है हाउस फ्लाई, ये क्या है मैंगो, और ये क्या है गेहूं। सही है। और एक बात बताऊं आपको, अगर कभी आपको लगे कि साइंटिफिक नियम आपको याद करने हैं, 4 ये हो गए और 4-5 और हैं, बस 8 में याद कर लेना, बकाया कभी साइंटिफिक नियम से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चक्कर मत पड़ना तो क्या 50 साइंटिफिक नियम याद करना है आपको, सही है, नहीं करना है। आप लोग बताओ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। आप लोग सबको पता होगा ये बात, आप लोग कौन हो, होमो सेपियंस। अब मत कहना कि मोनू हो, सोनू हो, सोना हो, ठीक है, सोना मोना मत करना। यहाँ हाउस फ्लाई, उसका नाम क्या होता है साइंटिफिक, मस्का डोमेस्टिका। बेटा मैंगो का क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, और वीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ये आपको 4 नाम तो याद करने पड़ेंगे साइंटिफिक नेम। आप लोग बताओ बेटा, अगर ये ह्यूमन है, यहाँ पे इन्होंने फाइलम से दिया है, इससे पहले क्या होना चाहिए इसका, किंगडम। क्या होना चाहिए, किंगडम, क्योंकि आपको ये कैटेगरी तो भूल रहे हो ना, किंगडम भी तो होता है। आप लोग बताओ अगर ह्यूमन है तो कौन से किंगडम में आएगा, एनिमलिया। किसमें आएगा, मैं आपको बताता हूँ टोटल कितने किंगडम होते हैं, 5। कितने होते हैं, पहला कौन सा होता है, मोनेरा। मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तभी हम लोग वैसे पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एनिमलिया। आप लोग बताओ किंगडम मोनेरा को हमने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे किंगडम मोनेरा में, बेसिक बता दो भाई थोड़ा सा। क्या, किंगडम मोनेरा में हमने कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा है, या तो बोलो ऐसे। देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, किंगडम मोनेरा में हम यूनिसेलुलर को रखते हैं। किसको रखते हैं, लेकिन साथ में ध्यान रखना जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। कौन सेल होता है, आपको पता होगा सेल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। सब बच्चों को पता है, पता है ना। जैसे हमारे पास कौन सेल है बताओ, यूकैरियोटिक। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनके पास कौन सेल है, प्रोकैरियोटिक। अगर आप ये भी भूल जाओ तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, धरती पे खाली 3 चीजें छोड़ के बस। कौन सा, एक बैक्टीरिया, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं बीजीए या साइनोबैक्टीरिया, और तीसरा माइकोप्लाज्मा। इन तीनों को छोड़ के धरती पे जो भी है सबके पास यूकैरियोटिक सेल है। समझ गए, क्या ध्यान रखना है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और तीसरा माइकोप्लाज्मा। इन 3 चीजों को छोड़ के धरती पे जो भी है सबके पास कौन सेल है, यूकैरियोटिक। क्योंकि बेटा ये 3, ध्यान सुनो, क्योंकि हम यही 3 चीजें खाली पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा में, बकाया सब ऊपर के क्लासेस है। इसका मतलब ये है किंगडम मोनेरा में कौन कौन होगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यानी कि सेल होगी प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर मतलब समझते हो आप लोग, जो सिंगल सेल से बने होते हैं।
अब आते हैं एक किंगडम अगले, कौन सा? प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा किंगडम होता है, उसमें भी यूनिसेलुलर होते हैं, आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसमें सेल कैसा हो जाता है? यूकैरियोटिक। जैसे आपने नाम सुना होगा अमीबा, आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम, आपने सुना होगा प्रोटोजोन्स जो डिजीज करते हैं, पैरासाइट आपने बहुत सारे सुने होंगे जो आपको दिखाई तो नहीं देते हैं, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब के सब क्या हैं? प्रोटिस्टा में आएंगे, सब यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाले हैं, लेकिन इनके पास सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक। कौन सा है? इसके बाद फंजाई टू एनिमलिया, सब कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। अच्छा आप लोग ये बताओ मुझे, जैसे मैंने कहा किंगडम हमने मोनेरा में बैक्टीरिया को रख दिया, किस रख दिया? हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया अमीबा, पैरामीशियम जो आप पढ़ते हो, यूग्लिना, जितने डिजीज करते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, सब रख दिए, ठीक है? अमीबा, ट्राइपैनोसोमा जो भी है, ठीक है? इसके बाद आप लोग बताओ, मैंने किंगडम फंजाई में रख दिया फंगस के लिए, जो आप बोलते हो कवक, सुना है आपने? फफूंदी जो होती है या मशरूम वगैरह, ये सब फंगस है, ठीक है? हम बात करेंगे इनकी, वो रख दिया मैंने फंगस में। प्लांटी में मैंने रख दिया प्लांट्स को, और एनिमलिया में रख दिया एनिमल्स को। आप लोग बताओ इसके अलावा धरती में कोई है क्या जो आपको लगता हो कि ये है सर, जो हमने कहीं नहीं रखा हो पांचों किंगडम में? बताओ। वायरस। चलो हाँ सही है, सही है। वायरस मान लो बेटा, वायरस को हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल कैसा होता है? नॉन लिविंग। कैसा होता है? वो तो हमारी बॉडी के अंदर आके हमारी मैकेनिज्म को फॉलो करके वो लिविंग हो जाता है। देखो एक बात आप लोग समझो, लिविंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सांस ले रहे हो खाली बस काम चल रहा है लिविंग हो गया। चलने को तो बाइक भी चलती है, आप भी चल रहे हो। लिविंग का मतलब होता है कि अपनी जनरेशन को कंटिन्यू अगले बढ़ाना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे वायरस होता है, वायरस आगे जाके लिविंग अच्छा आपने कभी ये सोचा कि वायरस हमारे अंदर आके लिविंग कैसे हो जाता है? क्या वो अपनी आंखें बोल लेता है कि नहीं अब गई अंदर की बॉडी में गया आगे बोल लो, ऐसा कर लेता है क्या? ये घूमने भी नहीं लगता है, बस वो अपने डीएनए जो उसके पास होता है। देखो वायरस क्या बोल रहा है, ये बात हो जाएगा। यहाँ देखो आवाज आ रही है सबको? ये बताओ जैसे वायरस होता है, सही है? वायरस होता है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है अपना, होता है ना? प्रोटीन कोड भी होता है, तो उसके पास ऐसा क्या नहीं होता है जो नॉन लिविंग होता है? बताओ। उसके पास राइबोसोम नहीं होता है। अगर उसके पास राइबोसोम होता तो वो अपनी प्रोटीन बनाने लगता, और बनाने लगता तो उसके पास मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता। बस वो करता क्या है कि अपना डीएनए को वहां से छोड़ता है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है, साथ में उसका भी करने लगता है। बस यही तो उसकी लिविंग फॉर्म और क्या है? वायरस कुछ और छोड़ना है। अच्छा फिर आप लोग बताओ कि वायरस कोई अच्छा वायरस आपको जो लगता हो कि सर ये फायदेमंद मान लिया है? वैसे वायरस तो आपको पता है सब हमें बीमारी करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं? फायदा भी करते हैं नुकसान भी करते हैं। वायरस कौन सा है जो फायदा करता है? कोरोना नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कोरोना सही था, घर पे थे आराम से मजे कर रहे थे। आपने नाम सुना है बैक्टीरियोफेज? सुना है बैक्टीरियोफेज वायरस? आपको पता है वो कहाँ होता है? गंगा जल में। किसमें होता है? अच्छा आपको क्या लगता है कि जैसे पुराने लोग कहते हैं कि भाई गंगा जी, अभी तो कावड़ चल रही है, आपको बताइए कि गंगा जल में नहाना चाहिए। पहले लोग कहते हैं कि भाई एक बार गंगा जी में नहाना चाहिए जिससे पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना? पाप नहीं धुलते हैं, वो तुम्हारे पाप तुम्हारी रहेंगे अंदर, ठीक है? बस ये है कि गंगा के वाटर में एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस, जिससे आपने देखा होगा, एक चीज देखी होगी, इसके घर में गंगा का वाटर रखा होगा, गंगा पानी जल, आपने देखा होगा वो कभी बेकार नहीं होता। जैसे अगर रखा है 1 साल से रखा है तो वो 1 साल से देखोगे तो वैसे ही निकलेगा जैसे आप लेके आए थे। ये वाला पानी आप 1 महीना रख दो, काई वगैरह कैसे कह रहे, काई वगैरह महक आने लगेगी, बहुत बेकार हो जाएगा ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वाटर में ऐसा नहीं कि कुछ और है, और नहीं है, वहां बैक्टीरियोफेज वायरस है। तभी तो हमें गंगा का वाटर थोड़ा सा नहाते हैं तो 1-2 महीने के बाद थोड़ा सा गंगा का वाटर मिला लेना चाहिए पानी में अपने, जिससे क्या होता है कि अगर हम उससे नहाएंगे गंगा के पानी से तो हमारे जो स्किन पे जो भी बैक्टीरियल डिजीज होंगी वो क्या हो जाएंगी खत्म, क्योंकि वो वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। इसीलिए कहते हैं कि गंगा का पानी में नहाना चाहिए। देखो पुराने लोग जो भी कहते हैं, एक बात ध्यान रखना हमेशा, उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है,
लेकिन हम लोग हर चीज को भूत मान लेते हैं या वो मान लेते हैं ना, वो चीज है कि यार गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे होता है कुछ लोग, जैसे कोई कहता है कि भाई रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं, क्या हो रहता है उससे? क्या कह रहे हैं किसको बताए? आप? ऐसे लोग कहते हैं ना कि रात में नाखून मत काटो या कुछ ऐसा करते हैं। हर किसी का अपना रीजन होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए कि घर का जो लक्ष्मी होती है वो आ जाती है। बेटा उसका साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे मान लो पहले के टाइम पे लाइट नहीं थी, आज के टाइम पे तो लाइट है बहुत सारी, आपके हर कमरे में लाइट लगी हुई है। पहले के टाइम पे लाइट नहीं थी तो लोगों को लगता था कि झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा ना हो इंपॉर्टेंट चीज चली जाए घर से बाहर, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब हम लोग मानते हैं कि रात में झाड़ू लगाएंगे पैसा चला जाएगा सारा। तो हर किसी का कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है, अगर आप सही से देखोगे तो। और एक बात और ध्यान रखना, जो भी लोग कहते हैं पुराने, वो हर व्यक्ति सही बात कहता है बिल्कुल, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। हम लोग उस रीजन को समझ नहीं पाते हैं कि उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो देखो, अरे ये बंद हो गया, कहाँ पे थे हम लोग? चलो मैं समझा रहा हूँ आपको। हम लोग ये तो पढ़े थे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब तो ये इसी से काम चलता है। अच्छा, तो फिर आपको कैसे दिखेगा यहाँ पे? वो मुझे बुक नहीं चाहिए, नहीं दोस्त मतलब नहीं, वो तो मुझे नहीं चाहिए, वो मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ ना, यहाँ दिखता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलो मैं जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग समझो। अब आपको मैंने 4 नाम बताए थे, कितने नाम बताए थे? 4। आप लोग बताओ, जैसे मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा था बेटा हमारा किंगडम कौन सा होता है? एनिमलिया। ऐसे उसमें लिखा हुआ देखो टेबल। फाइलम क्या लिखा है? आप लोग बताओ। कॉर्डेटा, क्योंकि हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है। ऐसे ही फाइलम के बाद क्या होता है? क्लास। क्या होता है? इसके बाद क्या? सॉरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, सही तो है। फिर इसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। देखो जैसे किंगडम हमारा कैसा है? एनिमल किंगडम है। ऐसे बेटा आप लोग बताओ, अगर कोई प्लांट है उसका किंगडम कौन सा होगा? प्लांटी। क्या होगा? प्लांटी। अब आप लोग बताओ, उसके बाद हमने किंगडम को डिवीजन, मैंने कहा था प्लांट को हम लोग डिवीजन बोलते हैं और एनिमल में क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। आप लोग बताओ, कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे प्लांट किंगडम को हमने कितने डिवीजन में डिवाइड किया है? 5। कितने डिवीजन किया है? 5। कौन कौन से? हाँ सही है। देखो पहला होता है एल्गी, ये बोलते हैं थैलोफाइटा। इसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऐसे ही हमने एनिमल किंगडम को फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। मैंने कहा था 11 फाइलम आपको ध्यान रखने हैं। चलो हम पढ़ेंगे भी अगले जाके। अब आप लोग बताओ, ऐसे ही हम लोग किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का अगर हमने जो क्लासिफिकेशन किया है बिल्कुल ऐसे किया है, उसका किंगडम भी पता होना चाहिए, उसका फाइलम भी, उसका क्लास भी, ऑर्डर भी, फैमिली भी और जीनस भी और स्पीशीज भी। अब आप सोचोगे सर ऐसे कितने का याद करेंगे हम लोग? ऐसा ना कि 10-20 का कर लेंगे, आप खाली 4 का याद कर लेना बस। जब भी क्वेश्चन आएगा जो टेबल है आपके उसी से आएगा। अभी लाइट चली गई यार, थोड़ा अभी ना अभी याद करवा देता हूँ, ठीक है? अभी करवाऊंगा। आप लोग पहले बताओ। दूसरा आप लोग ये बताओ, आप लोग ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में समझ गए? हायरार्की समझ गए पूरी कि कैसे हाई से लो जाते हैं, लो से हाई जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लो टू हाई जाएंगे या हाई टू लो जाएंगे तो क्या होगा, आप समझ जाओगे? सिमिलर कैरेक्टर कम होंगे, ज्यादा होंगे, क्लियर है इतना? ठीक है। आप लोग ये बताओ मुझे, ये समझ गए आप लोग की स्पीशीज जब रिलेटेड स्पीशीज होती है तो क्या बनाती है वो? जीनस। क्या बनाती है? जब सिमिलर जीनस होंगे तो क्या बनाएंगे? फैमिली। सिमिलर फैमिली होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्डर सिमिलर होंगे तो क्या बनाएंगे? क्लास। जैसे क्लास आप बताओ, जैसे आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो क्लास आपने पढ़े होंगे एप्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, पढ़े आपने? होता है एम्फीबियंस, ये सब क्लास ही तो है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं बताओ? फाइलम। कौन सा? कॉर्डेटा। कौन सा बनाते हैं? ऐसे मैंने कहा 11 फाइलम, पोरीफेरा, सीडेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केरोन्थेस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एनिमल किंगडम। तो जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो क्या है? किंगडम। और लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीशीज। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गए। बस फर्स्ट चैप्टर हमारा इतना ही है। हालांकि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेटर है थोड़े सा अंडरलाइन करवाऊंगा, ठीक है? वो चीजें जो लाइन है आपकी एनसीईआरटी वाली वो सब, ठीक है? अब आप लोग ये बताओ मुझे सबसे पहले, किसी भी बच्चे को, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में जो आपको लगता हो कि सर दोबारा बता दो, तो आप लोग एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एनसीईआरटी में रिवाइज कर दो उसका, ठीक है? जब तक लाइट लगता आ जाए।
रिचार्ज नहीं है बेटा। करो रिलैक्स। अब किसी को डॉट हो, किसी लाइन से कुछ पूछना है कुछ भी तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। और सभी लोग बेटा एनसीईआरटी खरीद लो। अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ते हो, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके पास होने चाहिए, सही, सबके पास नहीं पूछे। और जो भी इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन करो। और दूसरा एक कॉपी बना लो, ठीक है, बायोलॉजी की। अगर आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर है, अब आपको आज पीछे वीडियो चेक कर लो। ठीक है, बंद तो नहीं है? ऑन है। ऑन है तो अभी इन्वर्टर चल रहा था क्या? एक बार और ऑन करना फिर से करना आपको। ये क्या बोल रहा है? चल जाएगा ना? नहीं, मुझे लगा आप चटनी पूछ रहे थे, ऑन है ऑफ है। सही कर लो। चलो लाइट बंद कर दे रहे हैं ना। लाइट बंद कर दे, पंखा है। बंद हुआ वही करूँगा क्या? ये वाला सर ये भी चला दो, सरकारी बिल है ना। अरे वो बिल की बात नहीं, वो डाउन हो जाएगा बिजली का। चलो ये कर ले लो। ये तो अरे संबंध हो गए सब, आगे वाला ड्रम करेगा, सही है। अरे सर पंखा बंद करो। एक चले तो अरे तो पीछे तो उन लोग लग रहा है मुझे हवा मारी है, ऐसा लग रहा है मुझे। सर फिर हम सब गर्मी में बैठे हैं, आप भी गर्मी में। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या बात है, चलो ठीक बात है। हम लोग ये बात करते हैं कि हाँ कोई किताब कर लो, वहाँ जो पढ़ रहे थे वहाँ से। दूसरे कोई दिक्कत नहीं, आपके सुख से बात करें। आगे रहे। ऊपर वाला नहीं। चलो हम लोग ये समझ रहे हैं, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था आप लोग 4 नाम याद रखना, ह्यूमन, हॉस्टलाइज, मैंगो और बीट। आप लोग बताओ बेटा, इसका अगर हम किंगडम की बात करेंगे तो क्या होगा? देखो सबसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं किंगडम। क्या लिख देते हैं? किंगडम। आप लोग बताओ इन दोनों में किंगडम कौन से होंगे? एनिमलियम। कौन से होंगे? और बेटा बताओ इन दोनों में कौन सा होगा किंगडम? क्योंकि दोनों क्या है? प्लांट और एनिमल है। ये तो नीचे वाले प्लांट है, ऊपर वाला क्या है? एनिमल। आप लोग बताओ किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। क्या आता है? आप लोग बताओ बेटा, इसका जो फाइलम होगा एनिमल का, वो कौन होता है? कॉर्डेटा। अगर आपको ये फाइलम वगैरह क्लास वगैरह का लग रहा है थोड़ा सा कि सर अभी याद नहीं हो पाएंगे हमें, फाइलम क्या चल रहा है, किंगडम, ये पूरे चैप्टर है, आप लोग टेंशन ना लो इसकी, ठीक है, मैं पूरे रट जाएंगे बिल्कुल। आप लोग बताओ, हम लोग इंसेक्ट को, ये हाउसफ्लाई किसमें आता है? इंसेक्ट में। और हम इंसेक्ट में किसे रखते हैं? कौन से फाइलम में रखते हैं? आर्थ्रोपोडा। आपको पता होगा ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं किसमें रखे हुए हैं? आर्थ्रोपोड्स में। तो ये क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। और ये क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। बेटा ऐसे ही आप लोगों को बताऊं मैं, जैसे मैं अभी बता रहा था प्लांट किंगडम होता है, उसमें 5 डिवीजन होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए थैलोफाइट होते हैं वो कौन होते हैं? एल्गी। एल्गी के पास ना तो रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना ही लीफ होता है, ना कोई फ्लावर होता है, ना कोई फ्रूट होता है, खाली एक थैलस लाइक बॉडी होती है बस, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा एल्गी के बाद आता है ब्रायोफाइट। कौन सा आता है? ब्रायोफाइट। वो प्लांट होते हैं जो आपने नदी किनारे देखे होंगे, नदी किनारे देखे होंगे, या फिर आपने कहाँ देखे होंगे? तालाब के किनारे देखे होंगे। वो कौन होते हैं? ब्रायोफाइट होते हैं। कौन से होते हैं? इसके बाद अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे बाहर देखोगे आप लोग तो आपको अधिकतर प्लांट कैसे होंगे? टेरिडोफाइट दिखेंगे। टेरिडोफाइट का मतलब होता है जिसपे फ्लावर भी नहीं आएगा, फ्रूट भी नहीं आएगा, और लेकिन वो प्लांट थोड़े सही भी होंगे और थोड़े मतलब बड़े भी होंगे। जैसे आपको दिखेगा रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ दिखेगा। और इसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। जैसे आपने पहाड़ों पे देखा होगा ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे साइकस स्पाइनस देखा होगा आपने, देखा है आपने? आप बारात घर में जाते हैं तो एक सजावटी प्लांट लगा होता है, उस पे ना तो फल आते हैं ना तो फ्लावर आते हैं,
लेकिन प्लांट के पास रूट भी होगा, स्टेम भी होगा और वो होता है जिम्नोस्पर्म। और जिन प्लांट्स पे फ्लावर आते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे हुए, चाहे कितने भी बड़े हुए, चाहे वो पानी में हुए, धरती पे हुए, आसमान में हुए, कहीं भी हुए, अगर फ्लावर आ रहा है तो वो कौन होंगे? एंजियोस्पर्म। आप लोग बताओ क्या गेहूं पे फ्लावर आता है? आता है। अबे आता है, तुम्हें दिखता नहीं है, सही है। अब तुम फ्लावर खाली गुलाब का समझते तो मैं क्या करूं, लेकिन फ्लावर बेटा आप भी नहीं समझते हो। मैं नहीं समझता हूं यार देखो, लेकिन फ्लावर सारे होते हैं। ऐसा समझ लो जिसमें फ्रूट आ रहा है वो फ्लावर है। हाँ, फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं कलर्ड फ्लावर, जैसे जैसे गुलाब है आपको दिख जाता है दूर से, कुछ होते हैं कलरलेस। सर आम का फ्लावर दिखता है। अब सुनो, जो कलरलेस होते हैं वो तुमको लगते ही नहीं फ्लावर है, हालांकि गेहूं में भी क्या होती है? फ्लावरिंग होती है, और आम में तो होती फ्लावरिंग। आम का फ्लावर देखा है तुमने? सर मैंने नहीं देखा है, होता है तो यहाँ पे आप लोग बताओ ये फ्लावरिंग है तो ये किसमें आएंगे? एंजियोस्पर्म। अब बेटा क्लास क्या होता है देखो, जो हम लोग हैं वो कैसे हैं? मैमल्स हैं। कैसे? मैमल्स। मैमेलिया वो होते हैं जिनके पास मेमरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? यह सिंपल भाषा में याद रखो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मैमल्स। और जितने भी होते हैं वो सब जो जैसे हम लोग हैं, हम किस में आएंगे? मैमेलिया में। तो जो हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, क्या बोलते हैं? स्तनधारी। तो वो तो बताओ आप लोग, हम लोग किस में आएंगे? क्लास हमारा क्या होगा? मैमेलिया। ऐसे ही आप लोग बताओ, जो मक्खी मच्छर है ये सब क्या है? इंसेक्ट। कौन है? इंसेक्ट, कीट पतंग बोलते हैं। तो इसका मतलब इन्हें बोलते हैं इंसेक्टा। क्या बोलते हैं? ऐसे ही आपको पता होगा कि ये प्लांट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एंजियोस्पर्म। एक होते हैं डाइकॉट प्लांट और एक होते हैं मोनोकॉट प्लांट। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हालांकि जैसे आपको ये बात बताया जाता है कि एक होते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ये होते हैं मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। आपको कहा जाता है ऐसा सीड जिसके पास दो कोटिलेडोन हो वो डाइकोट, और इसके पास कितना हो? एक हो वो मोनोकोट। जैसे आप लोग बताओ चावल, चावल होता है, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं। तो वो कैसा प्लांट है? मोनोकोट। ऐसे ही आप लोग बताओ चना, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो उसको, तो कैसा हो जाएगा? डाइकोट। जैसे गेहूं बताओ कैसा होगा? मोनोकोट। उसको दो पार्ट में डिवाइड कहां करता है? वो लकीर होती है उससे मत नहीं होता, ठीक है। सुनो, इसके बाद अब आप लोग सोचो कि खाली क्या हम सीड देख के बता सकते हैं डाइकोट मोनोकोट? मैं ये कहूंगा कि आप प्लांट का कोई सा भी पार्ट देखो, आप बता दोगे वो डाइकोट है या फिर मोनोकोट। मैं आपको देखो रूट देख के बता दूंगा पहचान करने की, स्टेम देख के बता दूंगा, लीफ देख के बता दूंगा, मैं आपको फ्रूट देख के बता दूंगा। आपकी प्लांट मोटा है पतला है वो देख के बता दोगे, तो और क्या चाहिए आपको? तो डाइकोट मोनोकोट देखने के एक तरीका नहीं है, बहुत सारे। जैसे मैं आसान बताऊंगा आपको कुछ तरीका। ये तो आपने सीड देख लिया, जो सीड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है अपने आप से उसे बोलते हैं डाइकोट, और जो एक ही में रह रहा है उसको क्या बोलते हैं? मोनोकोट। दूसरा बेटा जैसे लीफ देखना है आपको, अगर किसी प्लांट का लीफ ऐसा है, यानी कि जो बीनेशन है वो ऐसे है, देखो जाल जैसा बना हुआ ये, तो वो कौन सा प्लांट होता है? डाइकोट। कैसा होता है? डाइकोट। अगर किसी का लीफ ऐसा है, पैरेलल बीनेशन ऐसे, तो वो कौन सा होगा? मोनोकोट। लीफ देख के पहचान लोगे आप लोग, अगर सीड नहीं दिख रहा है तो। जैसे केला, उसमें कैसा होता है? ऐसा होता है, मोनोकोट। गेहूं आपने समय देखा होगा लीफ कैसा होता है? ऐसा होता है, मोनोकोट। गन्ना लीफ देखी आपने, पैरेलल बीनेशन होता है, तो कैसा होगा? मोनोकोट। चावल ऐसा ही होता है बीनेशन। अब इधर आ जाओ, लिफ्ट हो गई तुम्हारे प्लांट बता रहा हूँ, पाकड़ हो गई, ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ ऐसे प्लांट जो आप खूब जानते हो, नीम हो गया, जितने भी होते हैं। इसके बाद वो कौन सा होता है जो आप देखते हो? बताओ ना नाम। पीपल हो गया। पीपल। हाँ, पाकड़ पीपल अलग होता है। तो बेटा वो सब कौन होते हैं? डाइकोट। कौन होते हैं? डाइकोट। एक तो हो गया आपने पत्ते देख के पहचान लिया। दूसरा आप लोग एक स्टेम देख के पहचान सकते हो, जो प्लांट बहुत मोटा हो डाइकोट, जो पतला हो मोनोकोट। क्योंकि डाइकोट प्लांट जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मोटाई में बढ़ते हैं, और मोनोकोट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। आपने देखा गेहूं का प्लांट इतना मोटा हो गया, या आपने गन्ना देखा इतना मोटा हो गया। अब आप ये मत कहना फटेरा लगा दें इतना मोटा हो जाएगा, वो इतना ही मोटा रहेगा, ठीक है। थोड़ा इसकी उत्पादन बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी आता है, आपने देखा होगा ऐड आता है ना। अब आप लोग बताओ बेटा, अब आप लोग ये बताओ मुझे, ये हो गया तुम्हारा डाइकोट मोनोकोट, आपने स्टेम देख के पहचान लिया, आप रूट देख के पहचान सकते हो। मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर आप किसी प्लांट को उखेड़ लो हाथों से तो मोनोकोट होगा, और अगर किसी को उखेड़ने के लिए आपको बहुत जेसीबी लानी पड़ रही है या आपको बहुत टाइम लग रहा है तो वो कौन होगा?
डाइकॉट। सर जब लिफ्ट छोटा होता है तो उसको घेर लेते हैं। अब तो लगा के तुरंत ना फेंटेगा, सबको फेंटेगा, कैसी बातें करते हो। यहाँ देखो, जैसे आप बताओ गेहूं का ब्रांड हाथ से उखेड़ लोगे, धान का हाथ से उखेड़ लोगे, गन्ना उखेड़ लोगे, नहीं पड़ेगा। ऊपर जाओ। हाँ ठीक, तुझसे नहीं पड़ेगा, वो ऐसे उखेड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब कौन से प्लांट है बताओ? मोड़ा ऐसा क्यों है पता है? मोनोकॉट प्लांट में होता है फाइब्रस रूट। कौन सा होता है? फाइब्रस का मतलब होता है जो रूट ऊपर ऊपर रहे, सही है। और डाइकॉट प्लांट में होता है टैप रूट, जो नीचे तक जाता है बिल्कुल मिट्टी के, और नीचे तक जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो आसानी से, तो इसका मतलब वो कौन होगा? डाइकॉट। तो अब आपको मैंने इतने तरीके बता दिए, आप कैसे बना सकते हो मोनोकॉट और अब। हाँ सर आज हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ हमने तो बताया कि अगर स्टैम्प वो स्मूथ होएगी तो मोनोकॉट की है, और जो रफ होगी स्टैम्प वो डाइकॉट की है। स्टेम अगर रफ होगी तो डाइकोट। डाइकॉट। हाँ उन्होंने इसलिए बता दिया होगा, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा होगा, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उन पे क्यूटिकल जो लेयर होती है, बैक्सी लेयर, वो थोड़ी थिक होती है, और जो डाइकॉट प्लांट होता है वो बहुत थिन होती है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं रफ और स्मूथ, और इसका कोई रीजन नहीं, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि जो ट्राइकोम्स होते हैं, सुन लो, ट्राइकोम्स होते हैं जो स्टेम पे, वो रूट हेयर, वो आपने देखोगे जो डाइकॉट प्लांट होते हैं थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, मोटे होते हैं। जैसे आपने पागल का प्लांट देखा होगा, वो लाल लाल लगते हैं आपको, रेसी जैसे वो। और आपने मोनोकॉट में बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत पतले पतले छोटे छोटे से। तो इसलिए ये रीजन हो सकता है, उसका कोई रीजन होगा। सर मटर डाइकॉट है मोनोकॉट। कौन सा? मटर। मटर? मटर तुम्हारा हो जाएगा जो पाइथन में बात कर रहा हूँ, ये तो डाइकॉट होगा। तो हमने जो आंसर दिया कि मटर डाइकॉट होगी, वो रहा है नहीं सर से कोई नहीं होती है, ये अलग होती है, अदर देन रेडिकल होती है। बी देखना एक बार, डाइकॉट होती है मोनोकॉट हो सकता है। एनसीईआरटी में आपकी लिखी नहीं है, तो मैंने कभी देखी नहीं है डाइकॉट होती है मोनोकॉट होती है, हो सकता है, लेकिन मुझे मोनोकॉट होती है। अच्छा, तो उन्होंने इसी बात में बोला था कि इस टाइम देख के हम पहचान सकते हैं, हो सकता है। तो ऐसे देखो, आपको ऐसी कुछ चीजें मिल जाएंगी बायोलॉजी में, हर जगह मिल जाएंगी आपको थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। अब तो इतना कंफ्यूज तो आपको होना पड़ेगा, अब आप हर चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते। अरे भाई अब देखो, एक बार फीड उसका देखोगे तो डाइकॉट जैसा लग रहा है। अब आप उसकी ये देखोगे स्टेम कैसी होती है, तो अब बोलने बता दिया कि भाई स्टेम देखिए कैसे देखते बता दो, मोनोकॉट है। ऐसे आप अगर इसे लीफ देखोगे उसका, तो क्या पहला वेनिसन होता है? क्या नहीं होता है, रेटिकुलेट होता है। उसका आप देखोगे तो डाइकॉट लगेगा आपको। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन बायोलॉजी में हर जगह है, आप लोग या तो याद कर लो उनको। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके मतलब के नहीं है वो, जैसे आपने आप बीएससी पढ़ने गए हो, उनसे क्या पढ़ रहे हो? बीएससी पढ़ रहे हो, तो उन्हें ये सब चीजें बताई होंगी आपको। बकाया आपके नीट के लेवल तक इतना है खाली कि जो मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट में जो बताया गया है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में उतना ही बताया गया है। उन्होंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि जो स्टेम होती है वो रफ होती है या फिर स्मूथ होती है, सही है। तो जो एक का पॉइंट ऐसे है वो आप लोग नोट कर लो एक्स्ट्रा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो प्रॉपर नीट करना है वो ये मान लेंगे। हाँ बताओ। तो कहना तुम ये क्या करो ना, तुम देखो, तुम ये कहना सर हमारे कंपटीशन से आउट ऑफ है, बात है ना, हमारे कंपटीशन है ही नहीं है नीट में। भाई तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है? पढ़ी है, कहीं देखा आज तक लिखा हुआ? तो फिर इतना तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई तुमसे, जैसे कोई पीएचडी वाला बंदा आ जाए, तो बेटा आप पीएचडी यहाँ नहीं कर रहे हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये बात, आप पीएचडी करोगे इसलिए उससे पढ़ना होगा वो लेवल, या फिर आप एमएससी लेवल का अगर कोई टीचर पूछेगा आपसे कैसे बताओगे, आप तो नीट का पढ़ रहे हो ना। आप कहना कि नीट लेवल का कुछ भी पूछिए तो मैं बताता हूँ आपको। और ये बात थोड़ा ध्यान रखा करो कि बेटा आप देखो, एक बात और बताऊँ, चाहे बायोलॉजी हुआ, चाहे फिजिक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप ये मत समझना कि आपने बायोलॉजी अगर ये वाला पढ़ लिया नीट वाला तो आप पूरे बायोलॉजी के प्रोफेसर बन गए। बेटा बायोलॉजी भी कभी यहाँ खत्म नहीं होगी। जैसे आप अभी इतना पढ़ रहे हो, अब आप एमबीए में जाओगे तो इससे 4 गुना 5 गुना पढ़ोगे, और यहाँ पीएचडी करने लगे तो एक एक चैप्टर का पूरे 10 बुक पढ़ोगे आप लोग। तो ऐसे आप लोग किसी का वो नहीं कर सकते कि कितना सब्जेक्ट कौन सा कितना बड़ा है, ये मैं आपको खूब बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो आप बायोलॉजी बिल्कुल कंप्लीट हो गए, अब आप पीएचडी वाले को भी हरा दोगे। भाई वो अलग लेवल का पढ़ रहा है, तुम अलग लेवल का पढ़ रहे हो, लेकिन एक लेवल भी तो होता है, एक स्टॉप भी तो होता है कि यहाँ से ऊपर का हमें नहीं पढ़ना है। अब आप एक बात आपको और बताऊँ, अब जैसे कोई पीएचडी कर रहा है,
मान लो या कोई एमएससी कर रहा है, जैसे आप लोग डिग्री कॉलेज जाते हो वहाँ पे कौन होते हैं, पीएचडी वाले होते हैं, प्रोफेसर, सही है। उन्हें नीट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग करनी नहीं होती है, उन्हें मतलब किससे होता है, बीएससी से। तो इसीलिए बच्चों को ये भी समझाता हूँ कि एक बात आप और ध्यान रखा करो, कभी भी आप लोग दो नावों में बैठा करो। जैसे आपको लग रहा है कि यार हम बीएससी भी कर लें साथ में और नीट की तैयारी कर लें, मैं सही बता रहा हूँ आपका नीट कभी नहीं हो पाएगा। या तो ऐसे करो कि एक हम खाली काम चलाने के लिए कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, खाली पेपर दे आएंगे, पास करेगा तब भी बहुत होता है, फेल करेगा तब भी बहुत होता है, चाहे 20% बने चाहे 100% बने, सही है। और अगर आपने सोचा कि हम बीएससी बहुत अच्छे से कर लेंगे और नीट भी कर लेंगे, तो मैं सही बता रहा हूँ तो कुछ दोनों नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना होगी एक हर चीज का एक जो बेटा एक बात बताओ, नीट की ताकत तो ना उसने ये बोला है कि इतना ही सिलेबस लिमिट में आएगा, वरना वो तो ये कह सकता था कि खाली बायोलॉजी आएगी, बस खाली बायोलॉजी लिख के छोड़ देता। अब उसमें तुम कैसे पता लगा पाते कितना आएगा, क्योंकि किसी सब्जेक्ट की बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ना फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी तक की बात कर रहा हूँ कि कोई लिमिट नहीं है। आप खत्म हो जाओगे पढ़ते पढ़ते 80 साल के हो जाओगे, लेकिन आप हिंदी खत्म नहीं कर सकते। आप लोग आप भी पढ़ोगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, 2 जनरेशन खत्म हो जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी खत्म नहीं होगा। अगर आप इसी बात पे आ जाओगे कि हमें कहते हैं एकदम वो बनना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग नीट पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो नीट जेबीटी का ही रखो वाली, इससे अगले और पीछे मत चलो, ठीक है, ध्यान रखो बात। चलो अब जैसे अगर देखो, हाँ बायोलॉजी में, हाँ एक बात ध्यान रखना हमेशा, बायोलॉजी में नहीं, आपको हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे। जैसे अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ आपसे, तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, जो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सही है, और मैं यहाँ पूरी साल भी आपसे जो भी बोलूंगा वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब ऐसा नहीं कि कोई ज्ञाता आपको आके कुछ और बता दे, आपको मुझसे कहो कि सर आपने ये क्यों बताया, ये होता है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसको नीट की नॉलेज ना हो और बहुत नॉलेज हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास कोई कमी है बायोलॉजी की, लेकिन उसको नीट को छोड़ के और नॉलेज होगी। तो आपको तो यहाँ किसी तैयारी करनी है, नीट की करना है। अगर आप लोग पीएचडी करना है तो आप लोग फिर डिग्री कॉलेज जाइए, क्योंकि वहां फिर आपको नीट का नहीं मिलेगा, फिर और मिलेगा चीजें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ाएगा वो आपको प्योरली नीट का पढ़ाएगा, सही है। और यहाँ पे आपको नीट के अलावा आप सोचो कि अगर आप एमएससी कर रहे हो और मैं यहाँ कोचिंग कर लूँ और एमएससी पास भी कर लूँ, तो बेटा यहाँ आपको एमएससी का यहाँ 1% भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएससी का सिलेबस पूरा अलग है और नीट का पूरा अलग है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ साफ साफ, ठीक है। कोई बच्चा अगर ऐसा है तो यहाँ आप लोग नीट का ही एक माइंडसेट लेके आएगा, वो नीट तैयारी करने जाना है और यहाँ पे नीट का ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे अब बेटा यहाँ पे देखो, तो आप लोग ये समझ के डाइकोट मोनोकोट, मैंने कहा था आप रूट दे सकते हो, आप स्टेम दे सकते हो। अगर सेकंडरी ग्रोथ कर रहा है स्टेम तो कौन सा प्लांट होगा, डाइकोट, और नहीं कर रहा है तो मोनोकोट। अगर टैप रूट है तो डाइकोट और टैप रूट नहीं है तो मोनोकोट। अगर लीफ में वेरिएशन पैरेलल है तो मोनोकोट और रेटिकुलेट है तो डाइकोट। और अगर सीड में 2 कोटिलॉन है तो डाइकोट और 1 है तो मोनोकोट, ठीक है। चलो अगले देखो, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो आपको पता है, हम देखो आपको हमारा सब कुछ पता है ह्यूमन का, हम लोगों कौन सा होता है, प्राइमेट, कौन सा होता है। ऐसे अगर आप लोग देखो, आपको एक बात ध्यान रखना है, खाली आपको चीजें खाली 3 याद करनी पड़ेंगी इस टेबल में, जो आप लोग कैसे भी याद कर लो। एक तो आपको ये तो आपको मैं तरीका बता दूंगा, हाउस फ्लाई मक्खी होती, मक्खी बोलते हैं ना उसको, तो मक्खी से मसीडी याद रखना, ये याद कर लेना, इसके बाद ये याद कर लेना और ये याद कर लेना। इसके बाद आप लोग बताओ, जैसे बीट होता है, इसका ऑर्डर कौन सा है, पोइल्स, कौन है, और इसका जो फैमिली है वो कौन सा है बेटा, पोएसी। आपको पता होगा जब हम फैमिली पढ़ते हैं तो आपने पोएसी में फैमिली पढ़ा होगा, तो आपने पोएसी में ये देखा होगा गेहूं का। दूसरा इसमें ग्रेमिनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेमिनी, जिसमें तुम्हारे गेहूं धान वगैरह ये सब आती है, सीरियल्स आते हैं, खाने की जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोएसी में रखते हैं। तो ये नॉर्मल चीज आप याद कर सकते हो, खाली ये वाला याद करना है। तो आपको 3 याद करना है, 1 2 3, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ये तो जीनस नेम है ना, ये सबके पता है, और आपको स्पीशीज नेम तो ये पता ही है। तो आपको इस टेबल में क्या करना है, खाली 3 नाम, डाइपिटेरा, एक ये और एक ये। इसके बाद ऐसे भी याद रखो, जो बीट होता है गेहूं, उसे आप बनाते हो पोहे होते हैं, पोहे होते हैं कुछ गेहूं के आटे के,
तो उसका मतलब वो ऐसे याद रखना, पोइल्स और पोएसी, ठीक है। तो आपको ऐसे टेबल याद करनी है ये वाली, और इसमें 3 बातें ये वाली याद करनी है। अगर ये याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को ये पढ़ना है यहाँ पे, यहाँ से सबसे पहले जो लोएस्ट स्पीशीज कौन सी कैटेगरी है? स्पीशीज। मैंने कहा था हम लोग स्पीशीज को ऐसे पहचानते हैं, बताओ। मैंने कहा था अगर कोई सेम स्पीशीज का है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? हाँ, अगर कोई आपस में क्या कर पाए, रिप्रोडक्शन कर पाए, इसका मतलब क्या है? सेम स्पीशीज। तो देखो बेटा यहाँ पे देखो आप लोग, कह रहा है टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है? लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, कह रहा है वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। आपको पता होगा अगर कोई स्पीशीज, एक स्पीशीज दूसरा स्पीशीज से अलग है तो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे। मॉर्फोलॉजी कौन से डिफरेंस होते हैं? जो हम बाहर से देखते हैं। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं तो आपको जो जो मेरे अंदर दिख रहा है वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? अंदर से जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो देखते हैं वो क्या होता है? एनाटॉमी। जैसे यहाँ पे देखो कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका है बताओ? आम का। आम का। दूसरा ये लिखा है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसका है? पोटैटो। और इसके बाद लिखा है पैंथेरा लियो, ये किसका है? लायन का। आप लोग बताओ इनमें स्पीशीज कौन कौन से हैं? लियो। देखो एक इंडिका, इधर ट्यूबरोसम और इधर लियो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीशीज को। और पहला वाला नाम क्या है इनका? जीनस नेम। समझ गए? तो जो दूसरा वाला नेम होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज को। अगले क्या है? ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक, लिखा है सब सब। अगले क्या है? व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर क्या है? जेनरा यानी कि जीनस, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। तो वो करेंगे जीनस को रिप्रेजेंट, और यहाँ पे स्पीशीज कौन कर रहा है? लियो, इंडिका और ट्यूबरोसम। अगले क्या है? Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarity. For example, आप लोग बताओ बेटा, जैसे आपने नाम सुना होगा पेन, जैसे हम लोग बोलते हैं पैंथेरा लियो, एक आपने नाम सुना होगा पैंथेरा टिग्रिस, सुना है? एक नाम आपने सुना होगा पैंथेरा पार्टस। इसका तीनों का जीनस सेम नहीं है, लेकिन स्पीशीज क्या है? अलग अलग। क्योंकि एक किसका है? लायन का है, एक किसका है? टाइगर का, और एक किसका है? तेंदुआ का। किसका है? तेंदुआ। इसका मतलब एक हो गया पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्टस। लेकिन आप लोग बताओ इनकी स्पीशीज क्या है? अलग अलग, लेकिन इनका जीनस क्या है? सेम। समझ गए? तो जब रिलेटेड जीनस आपस को स्पीशीज आपस में मिलते हैं तो सेम क्या बनाते हैं? जीनस। यही तो मैं बता रहा था आपको। ऐसे देखो ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल लिखा भी है, देखो पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम के साथ भी और भी आते हैं जैसे नाइग्राम। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम क्या होता है? नाइग्राम होता है। एंड बेटा कह रहा है एक होता है मिलेरोजेना, कह रहा है ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, और द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग क्या लिखते हैं हम लोग? होमो सैपियंस। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप लोगों को मान लो ये जो नाम इतने लिखे हुए हैं यहाँ पे ये याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है? मत करना बिल्कुल। आप लोग बस खाली टेबल याद कर देना, ये ध्यान से कर देना। अगर जब भी क्वेश्चन आएगा या तो यहाँ से आएगा या फिर तुम्हारे रूल ऑफ साइंटिफिक नेम वहां से आएगा, और यहाँ पे कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग सर पढ़ने की बात है तो हम पढ़ लेते हैं। आप लोग स्पीच समझ गए बेटा? जैसे यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सा? पोटैटो को लिखा है क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम। ऐसे ही लायन का क्या लिखा है? पैंथेरा लियो। और तीसरा क्या लिखा है? पैंथेरा पार्टस। ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग बताओ इनकी स्पीशीज क्या होंगे? सेकंड नेम। जैसे हमने देखा सैपियंस, हमने देखा इंडिका, हमने देखा लियो, ये सब क्या है? स्पीशीज हैं। समझ गए? ठीक। अब जीनस पे आते हैं।
बेटा जीनस कह रहा है, जीनस कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। मैंने कहा था जब सिमिलर सिमिलर मतलब एक जैसे स्पीशीज होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल तो अलग अलग होते हैं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, सेम जीनस। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जीनस। जैसे आप लोग एक बात सुनो, जैसे शेर होता है और एक टाइगर होता है और एक तेंदुआ होता है, ये लगभग इनके जीनस सेम है, क्योंकि जीनस तीनों क्या है, पैंथेरा क्या है, लेकिन इन तीनों का स्पीशीज क्या है, अलग है। फैमिली तो लेकिन इनके जो कॉमन कैरेक्टर लगभग होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन हाँ कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होंगे, लेकिन लगभग ज्यादा कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसको टर्न करो आप लोग। अगर वो कहे कि बताओ जीनस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करोगे, जब यानी कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनसे क्या बनते हैं, जीनस। और कह रहा है फॉर एग्जांपल, जैसे कह रहा है पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज हैं, भाई दोनों स्पीशीज अलग अलग है ना, पोटैटो और ब्रिंजल, लेकिन कह रहा है इनका जीनस क्या होगा, सेम, क्या है, सोलेनम। सही है। ऐसे ही आप लोग बताओ चीता और लायन दोनों स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन जीनस क्या है, सेम, क्या है, पैंथेरा, क्या है, अगले लिखा भी होगा। जैसे देखो बेटा लिखा है पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टिग्रिस। ये तीनों स्पीशीज अलग अलग हैं, लेकिन इनके तीनों के जीनस क्या हैं, सेम। एंड कह रहा है सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड कैट। अभी अलग दूसरा भी बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए स्पीशीज जीनस के बारे में। अब अगला क्या था हमारा, फैमिली। अब आप लोग बताओ जब सेम सेम जीनस में बोथ, ये हमने कहा जीनस, हाँ सेम सेम जीनस में क्या बनाएगा, फैमिली। जैसे आप लोग बताओ जब हम फैमिली की बात करते हैं, हम आपने पढ़ा होगा सोलेनेसी। अब सोलेनेसी में ऐसा नहीं खाली एक ही जीनस होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जीनस जो सेम इनके जिनके फिलोरल कैरेक्टर सेम होंगे उनको हमने क्या रख दिया है, सेम फैमिली में। किसके बेस पे, जिसके फिलोरल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होंगे, सेम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिलोरल फार्मूला, पढ़ते हो हम लोग, सोलेनेसी पढ़ेंगे, ब्रेसिकेसी पढ़ेंगे, किरोसिवेरी पढ़ेंगे, वो सब फैमिली पढ़ेंगे ना, तो आपको पता होगा फैमिली में क्या होता है, जिनके फिलोरल कैरेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनके जीनस क्या होंगे, जीनस तो अलग होंगे लेकिन क्लोजली रिलेटेड होंगे दूसरे से, तो उनको हमने किस में रखा होगा, सेम फैमिली। तो देखो या देखो जब सेम सेम स्पीशीज क्या बनाते हैं, जीनस, और रिलेटेड जीनस क्या बनाएंगे, फैमिली। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है, with still less number of similarities as compared to genus and species. Family are characterized on the basis of both vegetative and reproductive. आप लोग बताओ वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव जैसे यहाँ लिखा है वेजिटेटिव, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या काई, वो तो हिंदी बता रही हो, मत काई का मतलब बता दो, रूट स्टेम। वेजिटेटिव का मतलब होता है रूट स्टेम लीफ। जैसे आपने देखा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो भी एक टाइप का क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब कोई रूट स्टेम लीफ से होता है तो क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा जब हम किसी की रूट स्टेम लीफ देखें या उसके देखें रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जीनस, जैसे एक लिखा है सोलेनम, दूसरा लिखा है पिटूनिया, तीसरा क्या लिखा है, धतूरा। कह रहा है आर प्लेस इन द फैमिली, किसमें लिखा है, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली सेम है लेकिन इनके जीनस क्या हैं, अलग अलग। समझ गए, इसको बेटा अंडरलाइन करते रहो आप लोग। जैसे आप लोग हालांकि सोलेनेसी आपको बाद में पढ़ाएंगे फैमिली के बारे में, तो यहाँ लिखा है सोलेनेसी फैमिली में क्या क्या होगा, सोलेनम जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आलू वगैरह, इसके बाद पिटूनिया एंड क्या होगा, धतूरा, और ये सब किस फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी में। जैसे सोलेनेसी में टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, मिर्च हो गया, चिली, ये सब किस में आते हैं, सोलेनेसी में। इनका यानी कि इसका मतलब जीनस अलग है लेकिन फैमिली क्या है, ऐसे ही आप लोग बताओ, जैसे यहाँ लिखा है पैंथेरा कॉम्प्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड,
put along with genus Felis, cat in the family Felidae. फैमिली क्या होगी इसकी Felidae. सही है. तो कैट और जो शेर वाली फैमिली क्या होती है सेम. इसे जो कहते हैं कि को मौसी शेर तो क्या बोलते हैं शेर की मौसी बिल्ली बोलते हैं क्योंकि सेम फैमिली के हैं. ठीक है. अगले कह रहा है सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल. दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली Felidae और Canidae. तो Canidae अलग फैमिली और Felidae अलग फैमिली है. समझ गए. अब यहाँ पे क्या बताया इन्होंने बेटा ये बताया जैसे रिलेटेड स्पीसीज ने सेम जीनस बनाया ऐसे रिलेटेड जीनस ने आपस में क्या बनाया सेम फैमिली बनाई. जैसे मैंने कहा ब्रिंजल आलू. आप लोग बताओ पोटैटो हो गया ब्रिंजल हो गया या फिर टमाटर हो गया इन सब की स्पीसीज तो अलग अलग है लेकिन मैंने कहा आलू और बैंगन का जीनस क्या है सेम. क्या बताया था आपको जीनस का नाम सोलेनम. क्या बताया था सोलेनम. अब बेटा आप लोग बताओ अब अलग अलग जीनस लेकिन जिनका फेडोरल फार्मूला यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मैं बोल सकता हूँ उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर अगर सेम है तो वो किस में आएंगे सेम फैमिली में. जैसे आप सोलेनेसी का फार्मूला पढ़ोगे जब तो जो बैगन का एक फेडोरल फार्मूला होगा वही किसका होगा आलू का होगा वही किसका होगा टमाटर का होगा वही किसका होगा मिर्च का होगा वही किसका होगा रतूरा का होगा क्योंकि ये सेम फैमिली में रखे. किस में रखे हैं सोलेनेसी. तो आप समझ गए रिलेटेड ये जीनस मिला के क्या बनाते हैं सेम फैमिली. क्लियर. अब आप लोग बताओ अब फैमिली मिलके क्या बनेंगे ऑर्डर. क्या बनेंगे ऑर्डर. तो अब हम लोगों ने जो फैमिली अलग अलग पढ़ी है वो रखी होंगी सेम किसमें ऑर्डर में. ऐसे ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे क्लास और क्लास मिलके और फाइलम मिलके किंगडम. ऐसे बनती है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की. समझ गए. एक बार इसको रिवाइज करता हूं अगर किसी भी डाउट हो तो पूछो. हालांकि मैं जो अभी 3 बचे हैं वो बाद में बताऊंगा. ठीक है पढ़ो एक बार. पढ़ो आप लोग बातें मत करो बेटा. तुम्हारे जो सर थे वो ये बता रहे थे पी मोनोकॉट होता है डाइकोट होगा. पी तो डाइकोट होता है. दिखा रहे हैं गूगल पे. तो मैंने डाइकोट बताया तुम लोगों को. तुम्हारे सर मैं मोनोकॉट बता रहे थे. बताओ ना
मैं इसी बात से कंफ्यूज हूँ बार बार। सर डाइकोट सर एक तो आप गूगल पे देखो क्या बता रहा है। सर गूगल पर प्रीवियस में डाइकोट डाइकोट दिखा रहा है। अब मैं किसी टीचर के बारे में बोलूंगा कुछ नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा कॉमन दिखाया करो। हम तो सर बोल रहे हैं अगर दोनों पढ़े वाले की गलती तो हमने चीज के बारे में बताया तो सर बोल रहे थे अगर तुम्हारे हाथ काट देते तो तुम उसको कैसे डिफाइन करोगे कि डायगोनल है वो तो जरूरत है बीच में मैं ये पूछ रहा हूँ पी उनने कैसा बताया था? सर ये मतलब तुम दूसरे को कर सकते कर दोगे। सर आधा अधूरा है मैंने तुम बोले पी कैसा होता है, मैंने कहा डाइकोट होता है। अब तुम बोली सर नहीं हमने हमारे सर ने बताया था मोनोकोट होता है। तो मैंने हो सकता है कि अगर आपने सर ने बताया है तो हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि टीचर टीचर ही होता है, ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर हूँ मैं। लेकिन गूगल को डाइकोट दिखा रहा है। सर आधा अधूरा ज्ञान से नहीं होता पहली बात तो आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद से लगा लीजिए, टीचर की बात में इतना ज्यादा इग्नोर किया करो जो वो बोल रहे हैं। आप गूगल तो देखो, मोबाइल है नहीं है तुम्हारे पास? और सब लोगों के पास है, देखना बेटा सर बीच में नहीं होता डाइकोट होता है क्या दिखा रहा है। डाइकोट दिखा रहा है, कमाल है टीचर। सर उसकी लिंक देखिए और मैंने कहा था कि एक सुनो मैं सोच रहा था हो सकता है बायोलॉजी में एक्सेप्शन होते हैं, तो हो सकता है ये भी कोई एक्सेप्शन में रखा हो, मैंने अभी नहीं देखा हो। डाइकोट बेटा पी में दो होते हैं, क्या होते हैं? दो कॉर्ड बने, इसीलिए वो डाइकोट होता है। ठीक है, चलो मैं सोच रहा था हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, कोई टीचर तो मैं भी हूँ। लेकिन पी में आपको पता है दो कॉर्ड लोन होते हैं और दो होंगे, इसका मतलब क्या होगा? डाइकोट। इसीलिए मैंने गूगल देखा, तो मैंने गूगल में देखूँ अच्छा क्या है डाइकोट। चलो चलो आप लोग इतना समझ गए जो भी चीजें हैं बेटा। एक बात और एक बात ध्यान रखो, एक बात आप लोग और ध्यान रखा करो, एक बात और बताऊं आपको। अगर आपने ठीक से पढ़ा है, सही है, तो आप लोग पहली बात तो अपनी बात पे यकीन रखा करो कि जो मैंने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है। अगर आपने सही से पढ़ा है तो जैसे इन्होंने बोला डाइकोट, तो मैंने मतलब हो सकता है वो भाई प्रोफेसर लेवल के उन्होंने सही पढ़ाया, वो मोनोकोट हो सकता है, एक्सेप्शन हो कोई, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखा करो चीजें। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया इतने से, मैं भाई कंफ्यूज हूँ तो ऐसा नहीं कि भाई। चलो ये समझ गए आप लोग, इतना समझ गए। अच्छा बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूँ अभी स्टार्टिंग चल रहा है, अगर आपको कोई भी लाइन में कोई भी डाउट हो, सही है, तो मुझे बताते रहना। अभी ये मत सोचना हाँ हो सकता है हम हिंदी बोर्ड से तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन यही बात आप लोग हिंदी बोर्ड में पढ़ोगे तो सब कुछ यही लिखा होगा, कुछ और डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ सेम ही है बेटा। ये बताओ इसके बाद ये बताओ, आप लोग यहाँ तक पढ़ लिया आपने फैमिली तक, अब आप लोग बताओ ऑर्डर के नाम याद कर लोगे? यस सर। देखो यहाँ पे जैसे ऑर्डर यहाँ पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है फैमिली कॉन्जुगेसी, तो फैमिली हो गई। इन ऑर्डर कौन सा है? पॉलीमोनियस बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। और कह रहा है एनिमल कौन सा होगा? कार्निवोरा, इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी और कैनिडी। तो फेलिडी और कैनिडी का ऑर्डर कौन सा होगा? मतलब अब शेर, बिल्ली और डॉग, इन सब का ऑर्डर क्या है? सेम। और कौन सा है बेटा? कार्निवोर। अब आप लोग बताओ रिलेटेड ऑर्डर क्या बनाएंगे? क्लास। क्या बनाएंगे? अब आप लोग बताओ, जैसे देखो यहाँ पे टाइगर, कैट, डॉग, ये सब के सब किसमें रखी है? मैमेलिया। देखो आप लोग बेटा इनको अंडरलाइन कर लेना ध्यान से, टाइगर, कैट एंड डॉग, क्लास कौन सा होगा? मैमेलिया। ऐसे ही बेटा आप लोग बताओ, यहाँ पे देखो अब ये क्लास में क्या बनाएंगे? फाइलम। जैसे आप लोग देखोगे कि एप्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, सबके सब मिलकर क्या बनाएंगे? सेम फाइलम, जिसका नाम क्या होगा? कॉर्डेटा। और बेटा फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं? किंगडम। और किंगडम क्या होती है? हाईएस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो अब आप लोगों को देखो क्या करना है। पहली बात, एक बात आप लोग और ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे आप लोग 1:50 तक सब लोग आने का प्रयास किया करो। ठीक है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो थोड़ा लेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग आ जाएगा घर पे। ठीक है, 10 मिनट पहले, क्योंकि 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी पूरी। दूसरा आपको क्या करना है, आज चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया,
ये चैप्टर मैं कल फिर से पूरा रिवाइज करवाऊंगा एक बार, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ के और कम से कम 50 क्वेश्चन लगा के तब कल लाना। कितने क्वेश्चन लगा के? ऐसा मत करना कोई लगा ना पाए तो सोचे यार क्या अब आज जाके क्या करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको तरीका क्या होता है। घर पे बैठ के क्या लगाना? 50 क्वेश्चन। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस चैप्टर को लेके, चाहे कोई लाइन को लेके, चाहे किसी का कोई अर्थ पूछना है, किसी का मतलब पूछना है, या आपको कोई क्वेश्चन लगाना है और वो समझना है हो, तो आप लोग कल मुझसे पूछोगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, समझ गए? तो आपको कोई भी सिंगल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। सर 60 मिनट लेक्चर करवा दूंगा। लेक्चर 60 मिनट करवा दो। 60 मिनट 1 घंटे का ये हाँ अभी सब 3 क्लास है। यावेळेस किती बार तुम्हारा पहले दिन है? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो पहले दिन मैंने कर लिया। यहाँ इसका गौरव कौन? और मोहम्मद मुजाहिद कौन? मुजाहिद कौन है? चलो ठीक है। सर एक्सेल